इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो डियर स्टूडेंट, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, हमने आसपास देखते हैं, ठीक है, कुछ परिवर्तन हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में अनुभव करते हैं। भाई कौन कौन से परिवर्तन हैं उन्हें हम लिखते हैं। जैसे सबसे पहला वही हम लिखते हैं कांच का टूटना, कांच का टूटना, ठीक है भाई। कांच का टूटना, दूध से दही का बनना, दही का बनना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कुछ और भी बहुत से अनुभव हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है। हम देखते हैं भाई कांच का टूटना, ये एक परिवर्तन है कि भाई कांच जो था वो टूट गया है, यानी कि परिवर्तित हो गया है। ये किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। और भाई दूध से दही का बनना, दूध से दही, यानी कि यहाँ पर भी दूध का परिवर्तन दही में हुआ है। तो भाई ये जो पहला वाला है ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और ये जो दूसरे वाला है ये रासायनिक परिवर्तन, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट में अपने चारों ओर कुछ ऐसे परिवर्तनों का अनुभव करते हैं जिनमें से कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थों का अंतः रूपांतरण होता है। क्या होता है भाई? अंतः रूपांतरण होता है, यानी कि जो भी पदार्थ बनते हैं वो मूल पदार्थ के ही गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कांच टूट जाता है, जो कांच के गुण होंगे वो ही टूटे हुए कांच के गुण भी होंगे, ठीक है भाई। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, एक पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के गुण बनने वाले पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। जैसे दूध के गुण अलग होते हैं भाई, दही के गुण अलग होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम बात करते हैं भाई रासायनिक परिवर्तनों की। ध्यान रखो, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, जहां पर भी होगा वहां नए पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे? नए पदार्थ। अब हम बात करते हैं भाई, जैसे हमने दूध में थोड़ा जब हम मट्ठा डालते हैं तो कुछ समय बाद उसकी दही बन जाती है, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि भाई दूध और, ठीक है, मट्ठे के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन यानी क्रियाएं हुई होंगी, ठीक है। यानी कि दूध के और मट्ठे के बीच में जब कोई क्रिया हुई होगी तभी ये दही बनी होगी, यानी कि तभी रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। तो इसका मतलब यह है कि इन दूध के और मट्ठे के बीच में जो होने वाली अभिक्रिया है उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो कह सकते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन जहां पर होगा वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होंगी। कौन सी अभिक्रिया होंगी? रासायनिक अभिक्रिया कहां पर होंगी? जहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है, समझिए। तो यानी कि हम लिख सकते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर या आपस में जुड़कर नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक पदार्थ हो वो टूटकर नए पदार्थ बनाए, ठीक है, या दो से अधिक पदार्थ हो वो आपस में जुड़कर नए पदार्थ बनाए तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है भाई। जैसे अगर हम बात करते हैं भाई कि जब हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। यानी कि मैग्नीशियम को जब हम वायु में जलाते हैं, ठीक है, यानी मैग्नीशियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं भाई कि भाई जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में
लोहे की कील डालते हैं, यानी कि जब कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन से कराते हैं तो वही फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी चेंज हुआ है। यहाँ देखो भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़कर इन दोनों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ जब फेरस ने क्रिया की तो भाई नया पदार्थ बना है जिसका नाम है फेरस सल्फेट। यानी कि यहाँ पर इन्हें बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। ठीक है भाई, अभिकारक क्या होते हैं भाई, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को अभिकारक बोलते हैं, और जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उत्पाद बोलते हैं। यानी कि इसमें ये अभिकारक है और ये उत्पाद, यानी उत्पाद। ठीक है, उत्पाद एकल भी हो सकता है, उत्पाद दो भी हो सकते हैं, उत्पाद तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अभिकारक दो भी हो सकते हैं, अभिकारक एक भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये हम देखते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है भाई संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया भाई, संयोजन का मतलब होता है भाई जोड़ना, यानी जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ बनाते हैं। यानी कि अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो बनने वाला उत्पाद होगा वो केवल एक होगा। जैसे जब सोडियम की क्रिया क्लोरीन के साथ की जाती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है भाई, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर भाग लेने वाले जो अभिकारक है वो दो हैं और बनने वाला उत्पाद कितना है भाई, एक। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो ध्यान से देख लो भाई, जितने भी अभिकारक लिए गए थे सब जुड़कर एक उत्पाद में बदल गए। ठीक है, दूसरा है भाई, सेकंड जो है भाई वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक भागों में बंटना, वियोजन होना, दूर हो जाना। तो भाई इसमें क्या है भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अपने छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ध्यान रखो अभिकारक एक होगा और बनने वाले जो उत्पाद होंगे वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट ठीक है भाई अभिकारक है, और बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या है भाई, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। यहां पर बनने वाले उत्पाद कितने भाई, दो हैं। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है भाई, इसके बाद आती है भाई नंबर 3 पर है विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड है भाई विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब देखो ध्यान से भाई, विस्थापन का मतलब होता है हटाना, यानी कि किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ द्वारा उसके स्थान से हटा देना, यानी प्रतिस्थापन करना, विस्थापन करना। ठीक है भाई, तो जैसे यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का परमाणु, ठीक है भाई, यानी कि जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को उसके स्थान से हटा देता है। जैसे जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन के साथ कराते हैं, यानी कि तो क्या होता है भाई, ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसे बोलते हैं भाई विस्थापन अभिक्रिया। ये है कॉपर सल्फेट और ये क्या है भाई, आयरन, यानी लोहा है।
और ये क्या है भाई, फेरस सल्फेट। क्या है ये, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट, और ये क्या है भाई, कॉपर। नंबर पे आती है भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है भाई। द्विविस्थापन का मतलब है भाई डबल विस्थापन है, ठीक है, यानी कि दो विस्थापन एक साथ। तो इसमें क्या होता है भाई, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के आयनों की अदला बदली होती है, यानी कि एक का आयन दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है भाई। यहाँ हम क्या देखते हैं भाई, ये जो BaCl2 है, ठीक है, और ये Na2SO4 है। यहाँ पर जो Ba है, ठीक है, उसके स्थान पर Cl आया है, ये Na2 आया है, ठीक है। और जो ये Ba है ये किसके स्थान पर गया है, Na2 के, ठीक है। इसलिए BaSO4 और 2NaCl, यहाँ पर दोनों के आयनों की अदला बदली हो जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है भाई। अब इसके बाद कुछ अन्य प्रकार की जो महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अभिक्रियाएं हैं जिनमें पहली है भाई उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भाई किसे कहते हैं? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है। उष्माक्षेपी यानी जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है। जैसे जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो भाई CO2 बनता है और 98.31 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। 98 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरे नंबर पे है भाई उष्माशोषी। उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशोषी का मतलब जिसमें उष्मा का ग्रहण होता है, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, यानी जिसकी प्रगति के लिए उष्मा का शोषण होता है उसे बोलते हैं उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जब हम N2 की क्रिया O2 से कराते हैं तो ये बनता है 2NO और यहाँ पर -45 किलो कैलोरी उष्मा निकलती है, ठीक है। कितनी निकलती है भाई? यानी कि इतनी उष्मा की हमें आवश्यकता पड़ती है तब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। माइनस यानी कि इतनी उष्मा की आवश्यकता होगी इस क्रिया को करने के लिए, यानी कि इसे बोलते हैं उष्माशोषी, क्योंकि इसमें उष्मा का ग्रहण होता है। नंबर पर आती है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है भाई? मंद अभिक्रिया जो धीरे धीरे होती है, यानी जिसके पूरा होने में अधिक समय लगता है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भाई जब हम H2 प्लस जब H2 की हाइड्रोजन की क्रिया आयोडीन से कराते हैं तो 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। बहुत ही धीरे धीरे ये क्रिया होती है, ठीक है, इसलिए से बोलते हैं मंद अभिक्रिया। ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है भाई। क्योंकि ये अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती है। किसके मध्य होती है भाई? अणुओं के मध्य, इसलिए इस अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आणविक अभिक्रिया भी कहा जाता है।
चौथे नंबर पे आती है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जो तेजी से होती है, यानी कि जिसके पूरा होने में कम समय लगता है। जैसे हम जब AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया NaCl से कराते हैं, किससे कराते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड से, तो AgCl का अवक्षेप तुरंत प्राप्त हो जाता है, यानी कि मिलाते ही AgCl का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और NaNO3 बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है भाई? सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, और ये क्या है भाई? अवक्षेप, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या भाई? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अवक्षेप। ठीक है भाई, यानी कि वह अभिक्रिया जो तीव्र गति से होती है क्या कहलाती है भाई? तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयनों की अदला बदली होती है। किसकी अदला बदली होती है भाई? आयनों की। तो ये क्या है भाई? एक आयनिक अभिक्रिया है, आयनिक। इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं भाई, नेक्स्ट है 5वें नंबर पर है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया है, इसे देखते हैं। तो वही अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद अवक्षेप होता है। ठीक है, जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं, तो जब अगर उस अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने अभी पिछले तीव्र अभिक्रिया में उदाहरण दिया था भाई, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? जब हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया NaCl से करते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, और NaNO3 बन जाता है। तो ये क्या है भाई? अवक्षेप, यानी कि इस अभिक्रिया में AgCl एक अवक्षेप है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है भाई, और अवक्षेप क्या होता है भाई? अवक्षेप क्या होता है? ये एक अविलेय पदार्थ होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला अविलेय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अविलेय, अविलेय पदार्थ। ये जो अविलेय पदार्थ है ये अवक्षेप पर आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बात करते हैं भाई अपचयन क्या होता है। ठीक है, अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे I2 जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये बन जाता है 2I के ऊपर ऋण आयन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया एक अपचयन अभिक्रिया है, इसमें यहाँ पर आयोडीन परमाणु ने, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, यानी कि जिस अभिक्रिया में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे उसे बोलते हैं अपचयन। और उपचयन क्या होती है भाई? ठीक है, उपचयन क्या होती है भाई? इसकी उल्टी होगी कि भाई वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भाई? त्याग दिए जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर भाई Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ठीक है, इसे बोलते हैं उपचयन और इसे बोलते हैं अपचयन, ठीक है। और जहां पर ये दोनों अभिक्रियाएं होंगी उस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हम अपचयन को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि भाई वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। क्या होती है भाई? कमी। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगी और उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है उसे बोलते हैं उपचयन, और जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पर क्या बोलते हैं भाई? अपचयन, ठीक है। यानी कि अगर रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो भाई रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो यानी कि जब हम Cu की अभिक्रिया I2 के साथ करते हैं तो ये बन जाता है CuI2, ठीक है। यहाँ पर Cu का क्या होता है भाई? उपचयन, और I2 का क्या होता है भाई? अपचयन, ठीक है। इसलिए इस पूरी अभिक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब एक बात ये भी देख लेते हैं कि भाई अपचायक क्या है, अपचायक और उपचायक, ठीक है भाई। अपचायक क्या है भाई और उपचायक क्या है? अपचायक वह पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका उपचयन होता है, ठीक है। जिसका क्या होगा भाई? उपचयन होगा, यानी कि जिसका उपचयन होगा वो अपचायक कहलाएगा, और जिसका अपचयन होगा जिसका अपचयन होगा वो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अब तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है भाई। जब हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों को, प्रतीकों और, ठीक है, संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं यानी निरूपित करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई। ध्यान से एक बार और सुन लो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों से निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने कहा भाई सोडियम, ठीक है, सोडियम और जब क्लोरीन क्रिया करते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं तो भाई क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है भाई। जब सोडियम की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ये अभिक्रिया है, ये क्या है भाई? अभिक्रिया है। जब हम इसमें भाग लेने वाले अभिकारक, यानी अभिकारक क्या है भाई? सोडियम है, सोडियम का संकेत होता है भाई Na, ठीक है। Na की क्रिया क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है भाई? Cl, ठीक है। तो भाई Cl क्लोरीन का परमाणु, ठीक है, इसमें भाग लेंगे अणु, यानी कि 2Na प्लस Cl2 इक्वल टू 2NaCl, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। प्रकार देखते हैं कितने प्रकार की होती है रासायनिक समीकरण। तो भाई रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भाई संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है भाई। संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसी रासायनिक समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है भाई। यानी कि
अभिकारकों में जितने भी परमाणु भाग लेंगे बनने वाले उत्पादों में भी परमाणु की संख्या उतनी ही होगी। असंतुलित रासायनिक समीकरण भाई नाम से ही पता चल रहा है, असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड, यानी कि दोनों पक्षों में अलग अलग परमाणु होंगे, यानी कि भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या बनने वाले उत्पादों की संख्या के भिन्न होगी, यानी कि बनने वाले जितने भी इसमें परमाणु भाग लेंगे, ठीक है, और बनने वाले जो भी उत्पाद होंगे उनके परमाणु की संख्या अलग अलग होगी, उसे बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो मेन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से हम असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं। अब हमारा टॉपिक है भाई असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें असंतुलित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है भाई, जैसे हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है K+H2O एरो KOH+H2O। ठीक है, इसे हमें संतुलित करना है, तो सबसे पहले भाई हम चेक करते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित। ठीक है, अगर संतुलित होगी तो यहीं पर छोड़ देंगे, और असंतुलित होगी तो इसे संतुलित करेंगे। तो भाई हम संतुलित करने के लिए एक टेबल बनाते हैं, जैसे हमने लिख दिया तत्व, यहाँ पर तत्व लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं LHS में परमाणु यानी अभिकारकों में परमाणु की संख्या, फिर यहाँ लिखते हैं RHS में परमाणु की कितनी संख्या है भाई, टोटल कितने परमाणु हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं भाई, हमारे पास जो तत्व है वो K है, H है और O है, ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, हमारे पास 3 तत्व हैं समीकरण में, तीनों को देखते हैं भाई। LHS में पोटेशियम कितने हैं, K कितने हैं भाई, 1 है, और RHS में भी 1 है, टोटल कितने हैं 2, यानी कि ये क्या है भाई, संतुलित है, दोनों पक्षों में इसकी संख्या समान है। फिर हाइड्रोजन इधर कितने हैं भाई, 2 है, इधर कितने हैं 3, यानी ये 5 है और असंतुलित है। क्या है ये, असंतुलित है। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं भाई, इधर 1 है, इधर कितने हैं 1 है, टोटल 2, यानी कि ये भी क्या है, संतुलित है। ठीक है, ये भी क्या है, संतुलित है। अब हमने देख लिया कि भाई इसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित है। ठीक है, इस समीकरण में केवल एक ही परमाणु ऐसा है जो असंतुलित है। कभी कभी ऐसा होगा किसी समीकरण में कि भाई 2-3 परमाणु असंतुलित हों। हमें करना क्या होता है भाई, इस कंडीशन में तो केवल वही परमाणु करेंगे जो असंतुलित होगा, लेकिन जहां पर 2 या अधिक परमाणु ऐसे हो जो असंतुलित हो, तो सबसे पहले संतुलित उस परमाणु को करते हैं जिसकी संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, H परमाणु को संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, तो भाई हम क्या करते हैं, इधर हाइड्रोजन की संख्या समान करनी है, इधर भी और इधर भी। इधर कितने 3 हैं, इधर कितने 2 हैं, तो इधर भी हम 4 कर देंगे, इधर भी 4 कर देंगे। कैसे भाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2KOH और प्लस H2O। अब हम देखते हैं भाई, इधर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, पुनः चेक करते हैं, देखते हैं कभी दूसरा जो है वो परमाणु असंतुलित तो नहीं होगा। LHS में परमाणु और फिर RHS में परमाणु और फिर टोटल परमाणु कितने हैं भाई वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं भाई K, यहाँ लिखते हैं H और यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, हम देखते हैं भाई LHS में K कितने हैं भाई, पोटेशियम 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, और RHS में कितने हैं भाई, 2 है, यानी टोटल 3 है, और ये इस बार असंतुलित है। क्या है ये, असंतुलित। ठीक है, क्योंकि भाई बराबर नहीं है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं भाई, 4 है, इधर कितने हैं 4 हैं, और ये टोटल 8 है, और ये क्या है भाई, संतुलित है। क्या है ये, संतुलित है। ऑक्सीजन देखते हैं, इधर कितने हैं भाई, 2 है, इधर कितने हैं भाई, 2 है, यानी कि ये 4 है, यानी कि ये क्या है भाई, संतुलित है। तो भाई हमने हाइड्रोजन परमाणु को तो संतुलित कर लिया, लेकिन हमारा जो
पोटेशियम परमाणु है वो असंतुलित हो गया। अब पोटेशियम परमाणु को संतुलित करेंगे। पोटेशियम परमाणु को संतुलित करने के लिए ध्यान से देखते हैं भाई, इधर कितने 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। के परमाणु को संतुलित करने पर कैसे करते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आ जाएगा 2K प्लस 2H2O। केवल हम के में करते हैं इस साइड में LHS में, और कहीं नहीं करते। और इधर लिखते हैं भाई 2KOH प्लस H2O। ठीक है भाई। तो हम यहाँ देखते हैं भाई, ये जो समीकरण आई है इसे फिर पुनः चेक करते हैं भाई। ये तत्व है, पुनः चेक करते हैं इसमें, और हम देखते हैं भाई इधर पोटेशियम 2 है, इधर पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 4, इधर 4 है, ऑक्सीजन 2 है, उधर भी 2 है। यानी इसका मतलब ये क्या है भाई, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और देखते हैं भाई HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हम देखते हैं भाई, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित। करते कैसे भाई, यहाँ लिखते हैं तत्व, ठीक है, यहाँ लिखते हैं LHS में परमाणु कितने हैं भाई, फिर RHS में परमाणु लिखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं भाई, टोटल परमाणु देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम तत्व लिखते हैं भाई, कितने तत्व हैं हमारे पास। जैसे ये है, इधर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ठीक है। और क्या है, और तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं भाई, हाइड्रोजन इधर कितने हैं भाई, 1 और 2 3, ठीक है। टोटल लिखते हैं 3, इधर कितने हैं भाई 2 हैं, H कितने हैं 2, टोटल कितने हैं भाई 5। और ये क्या है भाई, असंतुलित है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं इधर नाइट्रोजन कितने हैं 1, इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर कितने हैं भाई 2, इधर कितने 2, ये भी असंतुलित है, ये भी असंतुलित है भाई। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 3 और 2 5, इधर कितने भाई 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी 7 और 5 12, ये भी असंतुलित है, इसे भी असंतुलित लिख देते हैं। फिर Ca कितने भाई, इधर 1 है और इधर 1 है, टोटल कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा भाई, ये संतुलित है, यानी केवल एक ही परमाणु संतुलित है, बाकी सब असंतुलित है। मैंने तुम्हें पिछले भी क्वेश्चन में कहा था कि भाई कोई क्वेश्चन समीकरण ऐसी होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु ऐसे असंतुलित हों। अब हम इसमें किस परमाणु को संतुलित करेंगे सबसे पहले, तो परमाणु की असंतुलितों में संख्या अधिक होगी, उसे हम सबसे पहले संतुलित करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर हम देखते हैं भाई, ऑक्सीजन परमाणु एक ऐसा परमाणु है जिसकी संख्या सबसे अधिक है और असंतुलित। तो हम क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन परमाणु के लिए संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जो हर तरफ ये बराबर हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इधर कितने हैं भाई 5 है, इधर 7 है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 2 3 6 और 2 8, ठीक है। और अगर मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 6 8 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2HNO3 और प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, NO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2H2O। अब हम इसे चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, इस बार मैं टेबल नहीं ऐसे चेक करता हूँ भाई। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और 2 4,
ठीक है भाई। और इधर कितने हैं भाई हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन परमाणु संतुलित है। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं भाई नाइट्रोजन, 2 इधर है, ये भी संतुलित है। इधर ओ कितने, 2 तिया 6 और 2 8, इधर कितने में, 2 तिया 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी संतुलित है। फिर हम इधर देखते हैं सी कितने, 1 और इधर कितने, 1, संतुलित, यानी कि सभी परमाणु ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर सभी परमाणु संतुलित हो गए। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो परमाणु असंतुलित है और जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी उसे पहले संतुलित करो, तो उसके साथ साथ जो परमाणु कम संख्या में होंगे वो भी संतुलित हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो फिर उन्हें संतुलित कर लेते हैं।